हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज अपन भारत की जलवायु की मौसमी दशाएं हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, भारत की जलवायु की मौसमी दशाओं के बारे में विगत 2 क्लासें हो चुकी है। उसमें अपन ने शीत ऋतु के अंदर मौसमी दशाएं किस प्रकार रहती है, तापमान की कंडीशन है, वायुदाब की कंडीशन है, पवनों की कंडीशन है। इसके अलावा ग्रीष्म ऋतु के अंदर तापमान और वायुदाब पवनों की स्थिति क्या है, इसके बारे में अपन ने पढ़ा। कल की क्लास में अपन ने जो वर्षा ऋतु है मध्य जून से सितंबर तक रहती है, उसमें वायुदाब पवनों की स्थिति, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की हवाओं की स्थिति, प्रवाह, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो 2 शाखाएं हैं अरब सागरीय और बंगाल की खाड़ी, उससे भारत में किस क्षेत्र में किस प्रकार बारिश होती है, इसके बारे में अपन ने अध्ययन किया है। और अब यदि वर्षा काल के अंदर भारत में जो वर्षा का वितरण है तो वो वर्षा का वितरण असमान है। मित्रों, भारत में यानी कि अधिकांश वर्षा होती है वो यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। 75% वर्षा है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है और 10% वर्षा है वो लौटते हुए मानसून से होती है। 13% यानी शरदकालीन या जिसको कहें कि मानसून पूर्व की बारिश होती है, 2% शरदकालीन होती है। तो इस प्रकार भारत में जो वर्षा का वितरण है उसमें 75% वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। ये वर्षा का जो वितरण है वो असमान है। और असमान क्यों है, इसके पीछे भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, यहाँ की जो जलवायु की स्थिति है, ये भारतीय प्रायद्वीपीय जो स्थिति है, ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो भारत की यानी कि वर्षा के असमान वितरण को प्रभावित करते हैं। यदि भारत में वर्षा के असमान वितरण पर नज़र डालें तो अपन इसको 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। जैसे 200 सेमी से अधिक जो वर्षा वाला क्षेत्र है कि 200 सेमी से अधिक वर्षा होती है, वो पश्चिमी तट पर होती है। भारत का जो पश्चिमी तट है, ये जो पश्चिमी तट है, इस पे पश्चिमी घाट या पश्चिमी तट है, वहाँ 200 सेमी से अधिक वर्षा होती है। ये पश्चिमी तट है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो अरब सागरीय शाखा है उसके पवनाभिमुखी पड़ता है और इसके कारण वहाँ वर्षा अधिक होती है। सह्याद्री की पहाड़ियों में वर्षा अधिक होती है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी के मानसूनी शाखा से मेघालय की जो पहाड़ियाँ हैं, गारो खासी की जयंती की पहाड़ियाँ, वहाँ पे अधिक वर्षा होती है। अरुणाचल प्रदेश में और सिक्किम और दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ हैं, इनसे भी बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा से 200 सेमी से भी अधिक वर्षा होती है। मेघालय के अंदर जो यानी कि खासी की पहाड़ी है, खासी की पहाड़ी, और इस खासी की पहाड़ी के अंदर मासिन राम आया हुआ है, मासिन राम। इस मासिन राम के अंदर लगभग एक साल में 180 सेमी बारिश होती है, सर्वाधिक बारिश होती है। इसका रीज़न ये है कि इन जो गारो खासी जयंती की पहाड़ियाँ हैं उसकी स्थिति इस प्रकार होती है कि ये जो आर्द्र हवाएं हैं, मानसूनी हवाएं, ये आर्द्र हवाएं इन पहाड़ियों के लिए अवरोध पैदा हो जाता है और इन पहाड़ियों के अवरोध की वजह से इन मानसूनी हवाओं को यानी कि ज़्यादा बारिश करनी पड़ती है या इनकी वजह से बारिश होती है। जो सबसे ज़्यादा बारिश है वो मासिन राम में होती है। तो मेघालय में भी 200 सेमी से वार्षिक वर्षा अधिक होती है। दूसरी अपन जो वर्ग है कैटेगरी का, जो 100 से 200 सेमी के वर्ग के अंदर 100 से 200 सेमी के बीच में उत्तर पूर्वी जो भारत का शेष क्षेत्र है, यानी कि मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और दार्जिलिंग को छोड़ करके अन्य जो है त्रिपुरा है, मणिपुर है, मिजोरम है या यानी कि असम का भाग है, ये सारे इन क्षेत्र में ज़्यादातर यानी कि 200 से 200 सेमी होती है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, उड़ीसा है, बिहार, छत्तीसगढ़ और हिमालय के तराई क्षेत्र है। उत्तराखंड की जो पहाड़ियाँ हैं, कुमायूं की पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों में भी ज़्यादातर यानी कि 100 से 200 सेमी की बारिश होती है। तीसरी जो कैटेगरी है 50 से 100 सेमी की वर्षा वाला, 50 से 100 सेमी वर्षा, ये वर्षा दक्षिणी यानी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है
इनमें होती है। दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। इसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश है, पूर्वी महाराष्ट्र है, पूर्वी गुजरात है और उत्तरी आंध्र प्रदेश क्षेत्र में 50 से 100 सेमी वार्षिक वर्षा होती है। 50 सेमी से कम वर्षा वाले जो क्षेत्र है, 50 सेमी से जिसमें कम होती है, देखो मित्रों, एक तो राजस्थान के अंदर 50 सेमी से कम वर्षा होती है। राजस्थान का दक्षिणी जो राजस्थान है जिसमें सिरोही है या उदयपुर है, तो उदयपुर और बांसवाड़ा और सिरोही इनको छोड़कर दिया जाए तो राजस्थान में वर्षा 50 सेमी से भी कम होती है। और राजस्थान का जो वर्षा का एवरेज है टोटल, यानी राजस्थान में 57.5 सेमी है। 57.5 सेमी ये राजस्थान की कुल औसत वार्षिक वर्षा है। कुल जो औसत वार्षिक वर्षा है राजस्थान की, औसत वार्षिक वर्षा 57.5 सेमी है। और राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान का भाग है, इसके अलावा पूर्वी राजस्थान उत्तरी का भाग है, यहाँ भी 50 सेमी से कम वर्षा होती है। पश्चिमी गुजरात का जो क्षेत्र है, दक्षिणी आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, कर्नाटक का पठार है, तमिलनाडु और हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर के लद्दाख का कुछ भाग है, वहाँ भी 50 सेमी से कम वर्षा होती है। तो मित्रों, वर्षा का जो वितरण है भारत के अंदर वो असमान है और इन वर्षा के वितरण को अपन ने 4 कैटेगरी में विभाजित किया है जहाँ अलग अलग वर्षा होती है। अब यदि वर्षा के वितरण के बाद में मानसून के आगमन की बात करें कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, उसके आगमन की संभावित तिथियां क्या है, तो संभावित तिथियों के अंदर 1 जून को यानी जून के प्रथम सप्ताह में 1 जून के आसपास जहाँ केरल का तट है, मालाबार का तट है, केरल और कुछ तमिलनाडु का भाग है, यहाँ पे 1 जून को मानसून दस्तक देता है। सामान्य स्थितियों के अंदर 1 जून के आसपास केरल तट पर मानसून आता है। इसके बाद में जो कोंकण का तट है और मंगलोर का तट है, यहाँ से लेकर आंध्र प्रदेश के बीच के भाग के अंदर 5 जून तक मानसून पहुँचने की संभावना रहती है। महाराष्ट्र के अंदर, मध्य प्रदेश की पहाड़ियों के अंदर और छत्तीसगढ़, झारखंड है, यहाँ बिहार है, यहाँ 10 जून के आसपास मानसून पहुँचने की संभावना रहती है। 15 जून को जो गुजरात है, इसके अलावा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंदर 15 जून को मानसून पहुंचने की संभावना रहती है। इसके अलावा 1 जुलाई को उत्तरी गुजरात, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और यहाँ पे जो उत्तराखंड का भाग है वहाँ 1 जुलाई को मानसून पहुँचता है। सबसे अंतिम में जो मानसून पहुँचता है वहाँ पहुँचा है 15 जुलाई, जहाँ कहाँ पे है, पश्चिमी राजस्थान। तो पश्चिमी राजस्थान में 15 जुलाई को मानसून पहुंचा है। उसका रीज़न क्या है कि सबसे अंत में पश्चिमी राजस्थान में 15 जुलाई के आसपास मानसून क्यों पहुंचता है? उनका रीज़न ये है कि यहाँ जो अरब सागरीय मानसून की शाखाएं है, जहाँ अरावली पर्वतमाला के सहारे ये हिमाचल और यहाँ पे धर्मशाला है वहाँ तक पहुँच जाती है। इधर जो बंगाल की खाड़ी की आने वाली मानसूनी शाखा है जो हिमालय के परिपात क्षेत्रों से पश्चिम से पूर्व की ओर आते धर्मशाला में यानी पहुंचती है। तो धर्मशाला के अंदर अरब सागरीय मानसून की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा दोनों यानी कि इनका मिलन होता है। उसके बाद में हिमालय के अवरोध के बाद ये मानसूनी हवाएं इस प्रकार उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाह करती है और पश्चिमी राजस्थान में 15 जुलाई के आसपास पहुंचती है। इससे पहले 25 मई को दक्षिण बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है, ये बंगाल की खाड़ी की शाखा 25 मई को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पहुंच जाती है। 1 जून को जहाँ ये जो त्रिपुरा का और मिजोरम का क्षेत्र है, त्रिपुरा और मिजोरम, वहाँ पे 1 जून को पहुँचती है। 5 जून को असम के अंदर मेघालय है, वहाँ पे ये 5 जून को मानसूनी पहुँच जाता है। तो इस प्रकार यानी कि भारत में मानसून की जो आगमन की तिथियाँ हैं, संभावित आगमन की तिथियाँ हैं, वो अलग अलग मानी गई है। और सबसे पहले मानसून का प्रवेश है केरल के अंदर, या मालाबार तट है वहाँ से होता है और वहाँ आता हुआ जो मानसून है वो केरल के यानी मालाबार तट पर तेज़ यानी कि बारिश और बिजली की चमक के साथ जो बारिश होती है
उसको अपन यानी मानसून का प्रस्फोट कहा जाता है। तो ये यानी कि मानसूनी जो आगमन की तिथियां या वर्षा काल के अंदर स्थिति किस प्रकार रहती है। अब इसके बाद में यदि अपन शरद ऋतु आती है, शरद ऋतु, तो शरद ऋतु सितंबर के अंत तक यानी सूर्य की किरणें कर्क रेखा से हटकर भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ने लगती है। सितंबर महीने के अंत तक यानी कि सूर्य की जो किरणें हैं वो कर्क रेखा से हटकर ये धीरे धीरे दक्षिणायन की ओर भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ने लगती है। परिणाम स्वरूप उत्तर पश्चिमी भारत क्षेत्र में स्थित निम्न वायु दाब का गर्त है वो कमज़ोर होकर दक्षिण को खिसकने लगता है और अक्टूबर में ये बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग में स्थित हो जाता है। इससे मानसून कमज़ोर पड़ने लगता है और सितंबर के प्रथम सप्ताह में ये पश्चिमी राजस्थान से पीछे हटने लगता है। सितंबर के अंत तक मानसून पंजाब और उसके समीप भागों से हट जाता है, जिससे मौसम साफ एवं सुहावना हो जाता है। त्वरित विस्फोट की अपेक्षा मानसून का निवर्तन धीरे धीरे होता है। मध्य अक्टूबर तक जेट स्ट्रीम की दक्षिणी शाखा पुनः हिमालय के दक्षिणी ढालों के सहारे प्रवाहित होने लगती है और परिध्रुवीय गति का प्रभाव बढ़ने लगता है। तो परिध्रुवीय गतिकी का प्रभाव बढ़ने लगता है और अक्टूबर के मध्य तक यानी जेट स्ट्रीम की जो दक्षिणी शाखा है वो हिमालय के दक्षिण में वापस यानी कि प्रवाहित होने लगती है। यदि शरद ऋतु के अंदर तापमान की बात करें तो नवंबर से तापमान में गिरावट आने लगती है और दिसंबर तक शीत ऋतु का जो प्रभाव है वो स्थापित हो जाता है। अधिकतम की अपेक्षा न्यूनतम ताप तेज़ी से गिरता है, जिससे दैनिक तापांतर बढ़ जाता है। अक्टूबर में औसत अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रहता है। अक्टूबर महीने में देश के अधिकांश भाग का औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 27.5 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, जहां दक्षिणी राजस्थान, गुजरात, पूर्वी तटीय मैदान में औसत तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक पाया जाता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक के आंतरिक भागों में 25 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान रहता है। यदि मित्रों शरद ऋतु के अंदर वायुदाब और पवनों की स्थिति देखें तो अक्टूबर में उत्तर पश्चिमी भारत में अवस्थित निम्न दाब क्षेत्र है वो क्षीण होने लगता है। सूर्य में यानी कि सूर्य का दक्षिण की ओर खिसकाव की वजह से यहाँ तापमान यानी कम होने लगता है और वायुदाब यानी कि अधिक होने लगता है। पूर्व में खिसक कर जो निम्न वायुदाब का क्षेत्र था वो पूर्व में खिसक कर एक निम्न दाब की कोशिका के रूप में बंगाल की खाड़ी के उत्तर में केंद्रित हो जाता है। यानी निम्न वायुदाब का जो क्षेत्र है वो पूर्व में खिसक कर बंगाल की खाड़ी में केंद्रित हो जाता है। धीरे धीरे दक्षिण खिसकता हुआ दिसंबर के अंत तक भूमध्य रेखीय निम्न दाब में विलीन हो जाता है। नवंबर तक उत्तर पश्चिमी भारत में एक उच्च वायुदाब का केंद्र स्थापित हो जाता है, जिससे गंगा मैदान के अधिकतर भागों में हवाएं उत्तर पश्चिम और पश्चिम से प्रवाहित होती है। असम एवं पश्चिमी बंगाल में ये हवाएं पूर्व से, पूर्वी राजस्थान में उत्तर से और प्रायद्वीपीय भाग में उत्तर पूर्व से और पूर्वी तट के सहारे उत्तर पश्चिम से चलती है। तो ये शरद ऋतु के अंदर
अक्टूबर और नवंबर माह में हवाओं की कंडीशन इस प्रकार रहती है। यदि इसमें आर्द्रता और वर्षा की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण भाग को छोड़कर शरद ऋतु में हवाएं प्रायद्वीपीय होती है, जिससे मेघाच्छादन और आर्द्रता की मात्रा कम पाई जाती है। नवंबर में अपेक्षाकृत आर्द्रता जयपुर में 48%, नागपुर में 59%, हैदराबाद में 68%, चेन्नई में 83%। अक्टूबर और नवंबर में लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु के क्षेत्र में वर्षा होती है, जहां यानी 65 से 75 सेमी वर्षा होती है, जो आंतरिक भागों की तरफ घटती जाती है। इस ऋतु की वर्षा में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का भी योगदान होता है। हरिकेन लहरों के संयोग से इसकी तीव्रता बढ़ जाती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में कभी कभी जनधन की क्षति भी होती है। अरब सागर की अपेक्षा बंगाल की खाड़ी में इनकी संख्या अधिक होती है। तो मित्रों, यानी कि उत्तरी पूर्वी मानसून से तमिलनाडु के तटीय भाग में वर्षा होती है, और इन वर्षा के होने के लिए यहाँ जो बंगाल की खाड़ी में निम्न वायुदाब के उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है उनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है, और इनकी संख्या बढ़ती घटती रहती है। लेकिन सर्वाधिक जो चक्रवात आते हैं वो नवंबर महीने में आते हैं। अक्टूबर और नवंबर में सर्वाधिक चक्रवात आते हैं, और ये चक्रवात अरब सागर की अपेक्षा बंगाल की खाड़ी में अधिक आते हैं। अब यानी कि भारत के अंदर यदि वार्षिक वर्षा की बात करें तो भारत की वर्षा के कालिक और प्रादेशिक वितरण में बहुत अंतर पाया जाता है। देश की कुल वर्षा का 75% जो भाग है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से जून से सितंबर महीने के बीच में प्राप्त होता है। शेष 13% वर्षा लौटते हुए मानसून से यानी कि अक्टूबर और दिसंबर के मध्य होती है। 2% वर्षा शीतकालीन मानसून से होती है, और मित्रों 10% जो वर्षा है वो पूर्व काल मानसून पूर्व काल में यानी मार्च और मई के मध्य प्राप्त होती है। इस प्रकार देश में वर्षा का वितरण समान नहीं है। कुछ भागों में यदि इनकी मात्रा 400 सेमी से अधिक है, तो कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ वर्षा 10 या 12 सेमी से भी कम होती है। और देश के 11% भाग में 190 सेमी से अधिक वर्षा, 21% भाग में 127 से 190 सेमी के बीच में वर्षा होती है। 37% भाग में 76 से 127 सेमी के बीच में वर्षा होती है, और 24% भाग में 38 से 76 सेमी के बीच में वर्षा होती है, और 7% भाग में 38 सेमी से कम वर्षा प्राप्त होती है। 100 सेमी की समवर्षण रेखा समूचे देश को 2 भागों में बांटती है। ये ध्यान रखने योग्य बात है कि 100 सेमी की समवर्षा रेखा समूचे देश को 2 भागों में बांटती है, जिससे वर्षा पर आधारित धान और सिंचाई पर आधारित गेहूं की फसलें के बीच में कृषि विभाजन हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। तो मित्रों, 100 सेमी समवर्षा रेखा है वो पूरे भारत को 2 भागों में बांटती है, और इसका यानी इस वर्षा पर आधारित जो धान और सिंचाई पर आधारित गेहूं की फसलें हैं और धान की फसलें हैं, उनके बीच में कृषि का विभाजन इसी वर्षा से किया जाता है। यानी 100 सेमी वर्षा समवर्षा रेखा के आधार पर वर्षा पर आधारित और सिंचाई पर आधारित जो फसलें हैं उसके विभाजन के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है।
तो इस प्रकार भारत में वर्षा का जो वितरण है वो असमान रूप से पाया जाता है। अब मित्रों, वर्षा की जो परिवर्तिता है, वर्षा की परिवर्तिता है वो वर्षा के अधिक या कम पर निर्भर करती है। परिवर्तिता भारत की वर्षा की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। इसमें एक वर्ष में किसी स्थान की औसत वर्षा से उसके वास्तविक वर्षा के विचलन को प्रतिशत में परिकलित किया जाता है। यानी वर्षा की परिवर्तिता का मतलब है कि एक वर्ष में किसी स्थान की औसत वर्षा से उसकी वास्तविक वर्षा के विचलन को प्रतिशत में परिकलित किया जाता है और इसे अपन वर्षा परिवर्तिता कहते हैं। उत्तर पश्चिमी को छोड़ करके देश में वर्षा की परिवर्तिता 15 से 30% के बीच में पाई जाती है। पश्चिमी तट पर स्थित मंगलोर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश सहित उप हिमालयी क्षेत्र और नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की पहाड़ियों क्षेत्रों में भी वर्षा की परिवर्तिता का प्रतिशत 15% से कम पाया जाता है। पश्चिमी घाट तट यानी है जो पश्चिमी तट से या पश्चिमी घाट से प्रायद्वीपीय भाग के आंतरिक यानी कि क्षेत्रों में और पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा से उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर परिवर्तिता बढ़ती जाती है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के आंतरिक भागों में ये बढ़कर 30% तक पहुंच जाती है। 30% परिवर्तितता की सम रेखा दक्षिणी गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। इस रेखा के पश्चिम और दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों, हिमालय, उप हिमालय क्षेत्रों को छोड़कर में वर्षा की परिवर्तिता 30% से अधिक पाई जाती है। गुजरात और पूर्वी राजस्थान में वर्षा की परिवर्तिता 40% तक पाई जाती है, जो राजस्थान के पश्चिमी मरु क्षेत्र में ये बढ़कर 80% तक पहुंच जाती है। तो मित्रों, वर्षा की परिवर्तिता है वो वर्षा के वितरण पर निर्भर करती है और जहाँ वर्षा का यानी वार्षिक वितरण है या वार्षिक वर्षा अधिक होती है वहाँ वर्षा की परिवर्तिता कम पाई जाती है और जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ वर्षा की परिवर्तिता अधिक पाई जाती है। यानी जैसे राजस्थान या पश्चिमी राजस्थान में वर्षा 15 और 10 सेमी से भी कम होती है तो वहाँ वर्षा की परिवर्तिता 80% के आसपास पाई जाती है। तो इसका संबंध है वो वर्षा की परिवर्तिता वर्षा की मात्रा से विपरीत संबंध पाया जाता है। यही कारण है कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में परिवर्तिता कम पाई जाती है। जैसे जैसे वर्षा की मात्रा घटती जाती है परिवर्तिता बढ़ती जाती है और वर्षा की परिवर्तिता का भारत की कृषि में प्रमुख भूमिका है। उच्च परिवर्तिता वाले क्षेत्रों में हमेशा पानी की कमी बनी रहती है और ये क्षेत्र अक्सर सूखे से प्रभावित होते रहते हैं। तो कृषि क्षेत्र में भी इनका योगदान महत्वपूर्ण माना गया है।